हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, ज्ञान गंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत मैं सिंह अंजना आपका स्वागत करती हूं। आज आप लोग को हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ाने वाली हूं। दूसरे पाठ का नाम है अपराजिता। अपराजिता का मतलब होता है जिसे कोई पराजित न कर सके। इस पाठ को लिखने वाली हैं शिवानी। इनका जन्म 1933 ईस्वी में हुआ है। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शिवानी का मूल नाम गौरा पंत है। इनका जन्म राजकोट गुजरात में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से हुई। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। कहानी तथा उपन्यास लेखन के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। 40 से अधिक कहानी संकलों के साथ अनेक उपन्यास लिखे। इनमें कृष्णकली, 14 फेरे, पाताल भैरवी, चंपा तथा कैंजा आदि उपन्यास सुप्रसिद्ध हैं। अनेक साहित्यिक सामाजिक पुरस्कारों के साथ इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। शिवानी का मूल नाम यानी पहले इनका घर का नाम गौरा पंत था और इनका जन्म राजकोट जो गुजरात में है वहाँ पर हुआ था। और इनकी शुरुआत की शिक्षा शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ से इन्होंने किया। और एक कोलकाता विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स की उपाधि यानी पदवी प्राप्त की। कहानी तथा उपन्यास लेखन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है और इन्होंने 40 से अधिक कहानी लिखे, अनेक उपन्यास लिखे, जिसमें कृष्णकली, 14 फेरे, पाताल भैरवी, चंपा तथा कैंजा आदि उपन्यास इनके बहुत प्रसिद्ध हैं यानी प्रख्यात हैं। अनेक साहित्य सामाजिक पुरस्कारों के साथ इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया यानी अलंकृत किया गया। आगे पढ़ते हैं। अपराजिता की नायिका डॉक्टर चंद्रा कहानी के शीर्षक को सार्थक सिद्ध करती हैं। इसमें अटूट धैर्य के साथ लक्ष्य तक पहुंचने की साधना का चित्रण है। डॉक्टर चंद्रा का अदम्य साहस और परमशीलता केवल विकलांगों को ही नहीं बल्कि सभी पाठकों को प्रेरणा प्रदान कर सकने को सामर्थ्य रखता है। अपराजिता जो कहानी लिखी हैं इन्होंने, उनके नायिका यानी पात्र डॉक्टर चंद्रा कहानी के शीर्षक के रूप में सार्थक यानी कामयाब सिद्ध करती हैं। और इसमें अटूट मतलब अदम्य अपार धैर्य के धीरज के साथ लक्ष्य तक अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो मेहनत उन्होंने किया था उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया है। और डॉक्टर चंद्रा का अदम्य यानी अथाह साहस, हिम्मत और परिश्रमशीलता केवल विकलांगों को ही नहीं, जो विकलांग हैं जिनके शरीर का कोई अंग क्षत विक्षत उनको ही नहीं बल्कि सभी पाठकों को यानी जो इसको पढ़ते हैं सभी को शिक्षा प्रदान कर सकने में ताकत रखता है। अब पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण यानी अलौकिक असाधारण व्यक्ति से मिला देता है जिससे हमें स्वयं अपने जीवन की रिक्तता यानी खालीपन बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी यानी सब कुछ जानने वाला भगवान ने हमें जीवन में कभी अकस्मात यानी अचानक, अकारण यानी बिना कारण के ही दंडित यानी सजा कर दिया हो, सजा दे दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित नहीं किया। विच्छिन्न कर यानी कि हमारे किसी भी अंग को हमसे दूर करके अलग करके हमें उससे वंचित खाली नहीं रखा। हमें सही ढंग से पूरा शरीर जो हमारे लिए ज़रूरी सभी अंग हमें दिए हैं भगवान। फिर भी हमें से ऐसा कौन मानव है जो विपत्ति के कठिन क्षणों में, विपत्ति यानी संकट के मुश्किल पल में विधाता को यानी भगवान को दोषी नहीं ठहराता है। कभी कभी अचानक हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति से हमारी मुलाकात हो जाती है, असाधारण यानी अलौकिक व्यक्ति से, जिसे देखकर हमें लगता है कि हमारे जीवन में रिक्तता यानी खालीपन बहुत छोटी लगने लगती है हमें
और हम भगवान का शुक्रिया करेंगे हम लोग कि भगवान जो हमें बनाते हैं, भले जीवन में कभी कभी अकस्मात यानी अचानक बिना किसी कारण के हमें सज़ा भले दे देते होंगे, लेकिन हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न यानी अलग नहीं करते, उससे हमें वंचित नहीं रखते। फिर भी हम में से कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जब कोई संकट हमारे ऊपर आए और उस संकट में भगवान को दोषी ठहराता न हो। आगे पढ़ेंगे। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। कवित्री बता रही हैं कि पिछले महीने यानी बीते हुए महीने में ही एक ऐसे शरीर को देखी जो जैसे कोई श्राप दे दिया हो, श्राप से ग्रसित उसका शरीर हो, और विधाता ने बहुत कठोर दंड उसे दे दिया, सज़ा दे दिया, लेकिन फिर भी उस सज़ा को नतमस्तक यानी सिर झुकाकर खुशी की अवस्था में उसको झेल रही है और भगवान को दोषी नहीं मान रही है, दोष नहीं दे रही है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती रह गई। आश्चर्य यानी विस्मय। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतर कर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी और भीतर चली गई। प्रौढ़ा मतलब बुजुर्ग औरत। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता यानी हिम्मत से नीचे उतारा। फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुँच उसमें बैठ गई और तटस्थता यानी उदासीनता से वह उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य यानी रोज़, नियत मतलब समय पर, नियम से समय पर उसका आवागमन यानी आना जाना देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही। कवित्री बता रही हैं कि उसकी कोठी का अहाता यानी होता है बाहर का बरामदा। बता रहे कि एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ था और अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखी थी और देखते ही आश्चर्यचकित रह गई। और कार का द्वार खुला, एक बुजुर्ग औरत उतरी, पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही पल, क्षण यानी पल, धीरे धीरे बिना किसी सहारे के युवती अपने निर्जीव, जिसमें कोई जीव नहीं था, उस निचले धड़ को, शरीर को बड़ी दक्षता यानी हिम्मत के साथ नीचे उतारा और फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक उसमें बैठ गई जाकर और बड़ी उदासीनता से उसे स्वयं चलाते हुए भीतर चली गई। कवित्री बता रही कि रोज़ फिर मैं नियम से समय पर उसका यह आना जाना देखती थी और आश्चर्यचकित रहती थी कि जैसे कोई मशीन अपना काम खटखटाते हुए करती चली जा रही है। आगे पढ़ेंगे। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। परिचय यानी पहचान। कहानी सुनी तो दंग रह गई। दंग रहना यानी हैरान रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात यानी चोट को अति मानवीय, जो मनुष्य के सहने के लायक नहीं है, धैर्य एवं साहस से, धैर्य यानी धीरज, साहस यानी हिम्मत से झेलते हुए बित्ते भर यानी छोटी सी बहुत कम उम्र की लड़की मुझे देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला वह गोरा, उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े। और कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि जो पंक्तियाँ मैं लिखी हूँ और जो उदासी लेकर मन में वह गोरा, उजले वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र पहने लखनऊ का मेधावी लड़का था, युवक था, उसे ये पढ़ना चाहिए। मेधावी होता है मतलब तीव्र बुद्धि वाला, उसे पढ़ना चाहिए। जिससे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा की गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ में कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया।
बता रही हैं कि उस लड़के को रोज़ आते जाते देखती थी। बताएं कि धीरे धीरे फिर मेरा पहचान हो गया उससे, और उसकी जब मैं कहानी सुनी तो हैरान रह गई। लेकिन भगवान के द्वारा दिए गए प्रत्येक हर एक कठोर कठिन चोट को वो जो मनुष्य के लिए सहना मुश्किल है, उसको धैर्य धीरज के साथ और साहस के साथ उस छोटी लड़की ने झेला। तो मुझे किसी देवांगना देवी या अप्सरा से कम नहीं लगी। और बता रहे हैं कि ये जो पंक्तियाँ मैं लिखी हूँ उसको वो लड़का पढ़े जिससे जो गोरा था, उदास आँखों, जिसके मन में उदासी थी आँखों में, और सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था, वो बुद्धिमान युवक उसे पढ़े जिसे वो अपने बहन के यहाँ कुछ महीने पहले ही देखी थी। उसके बारे में बताएं तो IAS का परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने के लिए उतरा और गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ में कुल्हड़ से चढ़ने का जब प्रयत्न किया तो और गिर गया और पहिए के नीचे उसके हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए लेकिन उसका दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। उसी समय उसका हाथ तो अलग उससे हुआ ही भुजा, उसी के साथ वो मानसिक संतुलन भी खो बैठा, डिस्टर्ब हो गया। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा, अब नूर मंजिल की शरण गई। पहले तो दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा, फिर घर से निकलना ही बंद कर दिया, दिन भर घर में ही पड़ा रहता था। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इस चंद्रा जिसका निचला धड़ है निष्प्राण, मांसपिंड मात्र सदा प्रफुल्ल है। बता रहे कि केवल एक हाथ खो देने से ही हथियार डाल दिया, यानी हार मान गया। और इधर चंद्रा जिसका निचला धड़, शरीर का पूरा नीचे का भाग ही निष्प्राण, मतलब जिसमें कोई जान न हो, खाली मांस मात्र है, फिर भी वो हमेशा खुश रहती है। चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, बुद्धि दीप्त आँखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण उत्कृष्ट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। उसके चेहरे पर दुख की एक रेखा भी नहीं रहती है। आँखों में चमक में और अदम्य यानी अपार उत्साह, हर पल हर क्षण प्रबल जीने की इच्छा से, और फिर न जाने क्या क्या करने की चाहत उसके अंदर बनी हुई है। मैडम आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछ कर यह बताएंगे कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। डॉक्टर चंद्रा बोलती हैं लेखिका से कि मैडम आप लखनऊ जाते हैं क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछ कर यह बताएंगे क्या वहां आने पर मेरे माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित यानी जुड़े कुछ सामान मिल सकेंगे। आगे पढ़ते हैं। मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायो डेटा भेज कर पूछ सकेंगे कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है। डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका से कहा कि आप बता रहे थे कि आपके दामाद हवाई ईस्ट वेस्ट सेंटर में रहते हैं, तो उनको पूछकर आप बताइएगा कि क्या मेरे बायो डाटा यानी कि अपने जीवन की प्राप्त की गई उपलब्धियों का विवरण, उसको बायो डाटा बोलते हैं, तो क्या वहाँ से मुझे फेलोशिप यानी छात्रवृत्ति के रूप में बायो डाटा भेजने पर छात्रवृत्ति मिल सकती है। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर यह लड़की की पूरा निचला धड़ शून्य यानी निर्जीव है, फिर भी बोटी बोटी यानी अंग अंग फड़क रही यानी फुदक रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट ने उसकी प्रतिभा निरंतर डूबती जा रही है। आजकल वह IIT मद्रास में काम कर रही है। लेखिका बता रही हैं कि यहाँ जब सामान्य से हड्डी टूट जाती है या तो हमारे पैर में मोच आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जैसे लगता है कि हमारे गले में कुछ अटक गया है, अर्थात महासंकट हमारे ऊपर आ गया है। और इधर ये लड़की जिसका निचला धड़ यानी नीचे का धड़ जो है पूरा निर्जीव है, फिर भी इसके अंग अंग ऐसे लग रहा है फुदक रहे हैं। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस यानी शुष्क
करौट में उसकी प्रतिभा यानी योग्यता निरंतर डूबती जा रही, जैसे लग रहा समाप्त होता जा रहा है। और आजकल वह इस समय मद्रास में काम कर रही है, आईटी में। आगे पढ़ेंगे। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। वो बता रहे कि जन्म के जब ये 18 महीने की हुई थी, जन्म के बाद, तभी इसके गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो के कारण निर्जीव हो गया था, बिना जान के हो गया था। लेकिन न जाने किस अलौकिक अद्भुत साहस से इसने भगवान को भी अंगूठा दिखा दिया, अपने भाग्य को भी, और अपनी शोध प्रबंध के कारण डॉक्टरेट की उपाधि इसने ली। आगे पढ़ेंगे। मैडम, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सामान्य सा सहारा भी न दे, सामान्य से कि थोड़ा सा भी सहारा, मदद न दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा यानी आकार बना दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व यानी पहचान को भी सजीव बना दूं। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। लेखिका से चंद्रा बताती है कि मैडम ये चाहती कि मुझे थोड़ा सा भी कोई सहारा न दे, हमारी मदद न करे। आप देखती हुई हैं कि मेरी माँ को मेरा कार चलाना पड़ता है, इसलिए मैंने एक ऐसी कार का आकार बना दिया, नक्शा बना दी, जिससे अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व यानी पहचान को भी मैं सजीव बना दूंगी। और डॉक्टर चंद्रा लेखिका को दिखाते कि यह देखिए मेरी प्रयोगशाला, जहाँ पे मैं संचालन यानी काम को अपने बहुत आसान तरीके से करती हूँ और सारा काम मैं स्वयं निपटा लेती हूँ, स्वयं कर लेती हूँ। आगे पढ़ेंगे। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुँच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मन चाहे सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता यानी निपुणता के पीछे है उसकी एक सुदृढ़ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रह्मण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु यानी सहनशील महिला ने अपनी पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना यानी परिश्रम की, और इस साधना का सुखद अंत हुआ। 1976 में जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, अपंग यानी विकलांग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। कहानी लेखक बता रही हैं कि उसने मुझे तस्वीर दिखाई जिसमें उसने समस्त ज़रूरत की चीज़ों को ऐसे रखा था को बिना निचले धड़ को हिलाए ही वो मन चाहे जिस सामान को चाहती थी वो मेज़ पर से उतार सकती थी। और उसके इस कौशलता के पीछे उसका एक लंबा कठिन अभ्यास और मुश्किलों से भरा रोल था। और डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में बात प्रोफेसर ने बताया कि आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से ही नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना था, लेकिन शायद आज पहली बार पीएचडी के विषय में भी हम कह सकते हैं। और देखा जाए तो डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप में मिलनी चाहिए। और बता रहे हैं कि डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत अलौकिक साहसी यानी हिम्मती माता, जननी यानी माता श्रीमती टी सुब्रह्मण्यम को 25 वर्ष तक इस सहनशील महिला ने अपनी पुत्री के साथ कैसे कठिन परिश्रम और कि उसी के कारण उस कठिन परिश्रम का सुखद अंत हुआ। 1976 में डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, अपंग यानी विकलांग स्त्री पुरुषों में पहली बार इस विषय में डॉक्टरेट पाने डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। आगे पढ़ेंगे। जब इसे सामान्य ज्वर के साथ के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप पैसा व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर
केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी। डॉक्टर चंद्रा की माँ ने बताया कि जब इसे बुखार हुआ था, ज्वर यानी कि साधारण से बुखार हुआ था, उसके चौथे दिन ही लकवा रोग हुआ, जिसके कारण से गर्दन के नीचे का भाग पूरा डॉक्टर चंद्रा का गतिहीन हो गया, निर्जीव हो गया। उससे डर कर उन्होंने बताया कि बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाएं, और सबने एक ही बात बोली कि पैसा बर्बाद मत करिए व्यर्थ में, और आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, और संसार की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो इसे रोग से आज़ादी दिला सकती है। और ये सुनकर उनको बहुत दुख हुआ था, और ये बताते बताते श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ जो है गला अवरुद्ध हो गया, रुक गया था। फिर वो धीमे स्वर में धीरे धीरे बताने लगी, मेरे गर्भ में इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप, भयानक यानी खतरनाक अभिशाप यानी श्राप के बावजूद मैंने कभी विधाता यानी भगवान से यह नहीं कहा कि हे प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है यानी अच्छी है। मैं निरंतर यानी लगातार इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा यानी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति यानी प्रसिद्धि सुनी थी, वहीं ले गई। इन डॉक्टर चंद्रा की माँ ने बताया कि जब इसके साथ एक घटना घटी थी, उस समय इसका छोटा भाई मेरे पेट में आ चुका था, और इतनी भयानक खतरनाक श्राप के बावजूद भी मैंने कभी भगवान से ये नहीं कहा कि हे प्रभु हे भगवान इसे उठा लीजिए, और इससे जीने से अच्छा इसके लिए मौत अच्छी है। मैं लगातार इसके जीवन की प्रार्थना करने लगी, भीख मांगने लगी। उस समय ये केवल सिर हिलाकर इधर उधर देख सकती थी और कुछ कर नहीं सकती थी, न इसके हाथों में गति थी, हलन चलन था, न ये पैरों में। फिर भी मैंने बताया कि मैं उम्मीद नहीं छोड़ी, और एक प्रसिद्ध आर्थोपेडिक सर्जन थे, उन्हीं के पास इसको दिखाने के लिए ले गए। आगे पढ़ेंगे। 1 वर्ष तक कष्टसाध्य यानी तकलीफ़ देने वाला उपचार यानी इलाज चला, और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई यानी रफ्तार आ गई, हलन चलन होने लगा, हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव जिसमें जान नहीं था, धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी यानी तीव्र बुद्धि वाली पुत्री को विलक्षण अलौकिक बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत यानी आश्चर्यचकित कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीवाग्र पर बैठ गई थी। बेंगलुरु के प्रसिद्ध माउंट कारमेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा, यानी बहुत देर तक बैठना पड़ा दाखिले के लिए। डॉक्टर चंद्रा की माँ बताएं कि इसका 1 वर्ष तक बहुत तकलीफ़ देने वाला इलाज चला, और स्वयं ही एक दिन इसका धड़ जो है ऊपरी धड़ गति यानी रफ्तार होने में हो गया, हिलन चलन होने लगा, हाथ हिलने लगे, नन्ही नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। फिर मैं इसके जो धड़ में जान नहीं था उसे सहारा देकर इसको बैठना सिखा दी। 5 वर्ष की हुई तो मैं इसको स्कूल बन गई, यानी खुद कहीं आना जाना तो लेके आती जाती थी। और तेज़ बुद्धि वाली ये मेरी जो लड़की थी, दिव्य बुद्धि यानी अलौकिक बुद्धि ने फिर मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, और ऐसे लग रहे थे जैसे सरस्वती माँ स्वयं आके जीभ पर इसके बैठ गई थी। और बेंगलुरु के प्रसिद्ध काउंट कारमेल में प्रवेश यानी दाखिला दिलाने के लिए मुझे कॉन्वेंट यानी स्कूल के द्वार पर बहुत देर तक बैठना पड़ा, जैसे मैं धरना देने यहाँ पर बैठी हूँ। आगे पढ़ेंगे। नहीं मिसेज सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा। उन्होंने बताया कि जो वहाँ की मदर थी, उन्होंने बताया कि हमें आपके साथ सहानुभूति है, लेकिन आप बताइए कि आपकी पुत्री का व्हील चेयर जो है उसे पूरे क्लास में कौन घुमाता फिरेगा। तो आगे पढ़ेंगे। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा
उसके साथ रहूँगी और पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। मैं पीरियड द पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। BSSC क्रिया प्राणी शास्त्र में MSSC में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलुरु के प्रख्यात यानी प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल खास सीट अर्जित यानी हासिल की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना से निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता यानी आसानी से घूम सकती थी। लेदर जैकेट में कठिन जीरा बख्तर यानी लेदर के जैकेट में बहुत मुश्किल से कसी हुई कवच हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता था। छत विछत शरीर में असंख्य घाव, छत विछत यानी कटा पटा शरीर में असंख्य अनगिनत घाव, फिर भी चेहरे पर चमक भव्य अलौकिक अवस्था में उस समय राणा सांगा युद्ध के क्षेत्र में दिखाई दे रहे थे। इस लड़की को देखकर मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। तो उसके डॉक्टर चंद्रा की माँ ने बताया कि मदर जब ऐसे बोले कि इसके पूरे क्लास में कौन व्हील चेयर लेकर घुमाता फिरेगा, तो बताएं आप चिंता मत करिए, मैं हमेशा इसके साथ रहूँगी और अपनी अपंग पुत्री की कुर्सी पूरे क्लास में स्वयं घुमाती थी, पीरियड द पीरियड खड़ी रहती थी और उसने प्रत्येक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके पदक यानी सोने का मेडल उसने जीता। BSSC किया, प्राणी शास्त्र में MSc में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलुरु के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल यानी खास सीट भी हासिल की। डॉक्टर चंद्रा ने केवल अपनी विश्वास, धैर्य यानी धीरज एवं हिम्मत से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के आदेश के अनुसार उन्होंने शोध किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती थी, पूरे प्रयोगशाला में बहुत आसानी से घूमती थी और लेदर जैकेट से कठिन जीरा बख्तर यानी कवच था जो लगा हुआ था व्हील चेयर में, उसमें कसी लड़की को देखकर बता रही थी कि युद्ध के क्षेत्र में जैसे डटे राणा सांगा की याद आ गई कि युद्ध के क्षेत्र में वो उनका शरीर का अंग कट गया था, शरीर में असंख्य अनगिनत घाव हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर चमक थी और ऐसी अवस्था में मुस्कुरा रहे थे। आगे पढ़ेंगे। मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? डॉक्टर चंद्रा लेखिका से बोले कि मैडम आप तो लिखती हैं और ये मेरी कविताएं देखिए, उसमें क्या कुछ दम है, कुछ खास है? आगे। जब मैंने वे कविताएं देखी तो मैं आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट से चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली यह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, पाश्चात्य और भारतीय संगीत दोनों में उसका समान रुचि थी। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख कर वह मुझे अपनी चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती डॉक्टर चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी वैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। लेखिका बता रहे कि जब उसने मुझे अपनी कविता दिखाई तो उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद मेरी आंखें जो है भर आई, आंखों में आंसू आ गया और कह रही जो दुख मैंने उसके चेहरे पर कभी नहीं देखा, वो अपने चेहरे पर दुख उदासी आने नहीं दी, वो न जाने उसके कविता में वो दुख उसका झलक रहा था। और बताया कि फिर उसने मुझे अपने कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए और लड़की के दोनों हाथ जैसे लगा था कि पैरों का भी काम करा और निरंतर लगातार मशीन उसके खटखट खटखट
चलते थे। और बताएं कि जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की थी। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली ये पहली अपंग विकलांग बालिका थी डॉक्टर चंद्रा। और बताएं कि यही नहीं, पाश्चात्य यानी पश्चिमी और भारतीय संगीत दोनों में एक समान इसकी रुचि थी, इसे पसंद था वो। और अपने बताएं कि अपने एल्बम जिसमें फ़ोटो लगा कर हम लोग रखते हैं तो यादों के लिए, तो कहें कि उस एल्बम को अपने निर्जीव जिसमें कोई जीव नहीं तो उसको टांगों पर रखकर मुझे अपना चित्र दिखाने लगी। और चित्र में क्या क्या था, पुरस्कार यानी उपहार भेंट ग्रहण करते हुए डॉक्टर चंद्रा थी, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराते हुए खड़ी थी, कहीं पे राष्ट्रपति को सलामी दे रही थी और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण यानी लेते हुए डॉक्टर चंद्रा की तस्वीरें उसमें दिखाई दी। आगे पढ़ेंगे। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। डॉक्टर चंद्रा बताएंगे मेरी बहुत अभिलाषा थी, इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं अपंग हूँ और मेरे अपंगता के बारे में लोग पढ़े, मेरे सफल जीवन के बारे में लोग पढ़ चुके थे। और मैं परीक्षा में सर्वोच्च यानी प्रथम स्थान पाने पर भी मुझे मेडिकल में दाखिला नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। डॉक्टर चंद्रा ने बताया कि मुझे जब मेडिकल में प्रथम स्थान आने पर भी प्रवेश नहीं मिला और ये कहा गया कि मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मतलब उसमें जीव नहीं है, तो मैं सफल यानी कामयाब शल्य चिकित्सक मतलब होता है चीड़ फाड़ करने वाले डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। लेकिन डॉक्टर चंद्रा के जो प्रोफेसर थे उनका कहना था कि मुझे करने में थोड़ा भी ये हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया है और चिकित्सा ने जो खोया है उसको विज्ञान ने पाया है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसके जननी का बड़ा सा चित्र है जिसमें वे JJC बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त यानी प्रदान किया गया एक विशिष्ट यानी खास पुरस्कार को ग्रहण कर रही है। वीर जननी का पुरस्कार बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी, अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र से घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लौंगे, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्प वेड़ी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। लेखिका ने बताया कि चंद्रा के एल्बम के जो अंतिम पृष्ठ पेज था उस पर उसकी माँ का बड़ा सा चित्र था जिसमें वे JJC बेंगलुरु द्वारा प्रदान किया गया एक खास पुरस्कार ग्रहण करती हुई दिखाई दे रही थी। और वीर जननी यानी बहादुर माँ का पुरस्कार बहुत बड़ी उदास आंखें और जिनमें माँ की व्यथा यानी दुख भी है और पुत्री की भी दुख है, उसमें अपने सारे सुख त्याग कर यानी छोड़कर नित्य यानी रोज़ छाया बनी अपनी माँ बेटी के लिए उसकी माँ परछाई बनी थी और पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र जैसे उसकी माँ घूमती थी। और उनकी माँ के बता रहे नाक के दोनों तरफ हीरे की जगमगाती 2 लौंग जो नाक में पहना जाता है और अधरों यानी होठों पर जीत का उल्लास था, खुशी थी और जूड़े में उनके पुष्पवेणी यानी फूलों की माला थी। कानों में बता रही हैं लेखिका कि मेरे जैसे लग रहा अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी गूंज रहे हों, सुनाई दे रहे हों। और बताएं कि ईश्वर सब दरवाजे एक साथ नहीं बंद करते हैं, अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल देता। कहने का मतलब कि इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए अपने जीवन में। अगर एक जगह कामयाबी नहीं मिले
तो दूसरे जगह प्रयत्न करना चाहिए, वहाँ पे ज़रूर कामयाबी हासिल होगा। और आदमी को कभी भी हार मानकर उदास बैठना जीवन में नहीं चाहिए। ये पाठ आपका आज समाप्त होता है। बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोग को जब दिए जाएंगे तो उसके प्रश्न का उत्तर आप लोग को लिख कर देना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।